अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर 4 द सेल स्टार्ट कर दिया था। आज हम इसका लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का आज ये लास्ट लेक्चर। आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे हम उसमें हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, साइटोस्केलेटन और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में हमारे पास माइक्रोबॉडीज रहेंगी और इन माइक्रोबॉडीज में ग्लाइऑक्सीसोम, पेरोक्सीसोम्स और साइटोस्केलेटन आता है। उसके बाद हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पेरोक्सीसोम्स को डिस्कस करेंगे। पेरोक्सीसोम्स जो हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइक्रोबॉडीज हैं जो कि कुछ एंजाइम्स को ट्रांसफर करती हैं हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीजन में और प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है आखिर में वाटर और ऑक्सीजन में। अब जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर होगा तो इसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे और एक एंजाइम यहाँ पर वर्क करेगा। उस एंजाइम का नाम है कैटालिस। ये कैटालिस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेक डाउन करवाकर इसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। बॉडी के अंदर जितने भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे उनकी ब्रेक डाउन करवा देंगे। इसी तरह वो लोग जो अल्कोहल की कंजप्शन करते हैं तो उसके इफेक्ट को भी ये हाफ मिनिमाइज कर देंगे, 50% उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। पेरोक्सीसोम जो है वो अबेंडेंट होंगे उन सेल्स में जो मेटाबोलाइज करेंगे अल्कोहल को, यानी जहाँ अल्कोहल की प्रोडक्शन होगी वहाँ पर ये अबेंडेंट होंगे ताकि इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकें। पेरोक्सीसोम जो हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेंगे अल्कोहल की और ये प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाएंगे। एनिमल्स तो अल्कोहल की कंजप्शन करेंगे तो इनकी बॉडी में अल्कोहल आएगा, मगर प्लांट्स के अंदर जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है अल्कोहल में। अब इस अल्कोहल का जो है वो प्लांट बॉडी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, तो इस अल्कोहल की ब्रेक डाउन करवाने के लिए इनकी बॉडीज़ के अंदर जो है वो माइक्रोबॉडीज़ मौजूद हैं जिनको हम पेरोक्सीसोम्स कहें। ये पेरोक्सीसोम जो है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे इनके इफेक्ट को और प्लांट जो है वो अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। सेकेंड माइक्रोबॉडी जो है वो हमारे पास है ग्लाइऑक्सीसोम्स। ग्लाइऑक्सीसोम्स जो है वो माइक्रोबॉडीज़ हैं और ये पाई जाती हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल और इन्हें कंसीडर किया जाता है कि ये स्पेशलाइज पेरोक्सीसोम्स है, यानी पेरोक्सीसोम्स के अंदर ये कुछ मॉडिफिकेशन हुई और ये कन्वर्ट हो गई ग्लाइऑक्सीसोम्स में। हर ग्लाइऑक्सीसोम्स में जो है वो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन मौजूद है और ये इंक्लूड हुई है ग्रैन्युलर स्ट्रोमा के अंदर। इससे पहले जितने भी ऑर्गेनील्स पढ़े थे हमने, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, ये तमाम के तमाम जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे। मगर माइक्रोबॉडीज़ जैसे कि पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम्स, ये तमाम के तमाम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं। इसके साथ लाइसोसोम्स को भी डिस्कस किया था, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये जो है उन सेल्स में पाया जाएगा जहाँ फैट स्टोर होता है और इसके साथ जो है ये एक एंजाइम्स को कंटेन करता है जो कन्वर्ट करता है फैटी एसिड को शुगर में। सीड्स जो होते हैं इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है जो इसका सीड कोट बनाती है। इसके साथ यहाँ इसका कॉटिलीडन मौजूद होगा और ये कॉटिलीडन हेल्प करेगा शूट और रूट की डेवलपमेंट में। इसके अलावा एक बड़ा सा टिश्यू मौजूद है जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म के अंदर जो है वो सीड अपना रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है। अब ये रिजर्व फूड मटेरियल लिपिड की भी फॉर्म में हो सकता है, ये रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो फैट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब ये शुगर जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, जब बहुत एक्सेस अमाउंट में प्लांट बॉडी के अंदर शुगर होगी तो या तो वो इसको स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ये इसके पास एक और तरीकाकार है कि वो स्टार्च के अलावा इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दे।
अब जब प्लांट बॉडी को नीड होगी तो सबसे पहले वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा और ग्लूकोज को हासिल कर लेगा। मगर जब ये स्टार्च की भी अमाउंट कम हो जाएगी तो प्लांट बॉडी क्या करेगी, इस फैटी एसिड की ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देगी। और इस फैटी एसिड की ब्रेक डाउन जो है ये ऑर्गेनेल्स करवाते हैं, जिनका नाम है माइक्रोबॉडीज, जिनका नाम है ग्लाइकोजेन। ये इन फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करेंगे और ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे ताकि बॉडी को एनर्जी हासिल हो और वो अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। अब जो ऑर्गेनेल हम डिस्कस करेंगे वो है साइटोस्केलेटन। साइटोसोल जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है 3 डायमेंशनल नेटवर्क के अंदर फाइब्रस प्रोटीन के, और ये नेटवर्क जो है वो साइटोस्केलेटन कहलाता है। साइटोस्केलेटन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बना है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है माइटोसिस में, मियोसिस में, साइटोकाइनेसिस में, सेल वॉल की डिपोजिशन में, और मेंटेन कर रहा है सेल के शेप को और सेल डिफरेंशिएशन। माइटोसिस मियोसिस के अंदर जो है वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवा रहा है। क्रोमोसोम्स जो है वो सेंट्रोमियर मौजूद है सेंटर में, और ये दोनों के आर्म जो डिवीजन का प्रोसेस होता है न्यूक्लियस की, तो ये जो सेंट्रोमियर है इसे स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाता है। तो ये अटैचमेंट में हेल्प करवाएंगे, डिवीजन में हेल्प करवाएंगे न्यूक्लियस की। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस में हेल्प करते हैं। एक सेल जो है एनिमल सेल है, जब 2 सेल्स में डिवाइड होगा, पहले इसकी न्यूक्लियर डिवीजन होगी जिसके अंदर चारों फेजेस आ जाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जब न्यूक्लियर डिवीजन इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसकी साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगी। साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगी तो एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाएगी, और इस कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो प्रोग्रेसिवली ग्रो करती जाएगी इनर साइड पे, और एक वक्त आएगा कि ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस में भी हेल्प करते हैं और माइटोसिस भी हो सकते हैं। सेल वॉल की डिपोजिशन करवाएंगे और इसके अलावा सेल की शेप को प्रॉपर मेंटेन करेंगे और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करेंगे। ये एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी आउटर लेयर, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, ये तमाम के तमाम मिलकर जो है वो साइटोस्केलेटन बनाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, तमाम का तमाम जो है वो फाइब्रस प्रोटीन का एक नेटवर्क है जो पूरे सेल के अंदर बिछा हुआ है, और इसका फंक्शन क्या है, ये सेल को एक प्रॉपर शेप मेंटेन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये देखिए यहाँ पर भी फाइब्रस प्रोटीन है और इनका पूरा नेटवर्क जो है इस पूरे सेल के अंदर बिछा हुआ है, और ये इसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। 3 टाइप्स की होती हैं साइटोस्केलेटन जो कि पाए जाते हैं सेल के अंदर। पहली टाइप है माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट सॉलिड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट जो है वो एक्टिन चेन है, अरेंज हुई है हेलिकल मैनर में, और माइक्रोफिलामेंट में कुछ दूसरी प्रोटीन भी होती है जिनको मायोसिन कहते हैं। एक्टिन और मायोसिन जो है वो मसल की फॉर्मेशन में, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। एक सॉलिड ट्यूब है यानी कि होलो ट्यूब नहीं है, और 2 तरह की प्रोटीन है जो कि हेलिकल मैनर में अरेंज हुई है। एक प्रोटीन की चेन ये है तो दूसरी प्रोटीन की चेन ये है, और अरेंज हुई है हेलिकल मैनर। फंक्शन क्या है माइक्रोफिलामेंट का, तो ये परफॉर्म करते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे, चेंज करेंगे सेल की शेप को जिसमें डिवीजन और साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी इंक्लूड होती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में हेल्प करेंगे और मूवमेंट में हेल्प करेंगे सूडोपोडिया। ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो रहा है सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर दिखाया गया है कि 2 सेल हैं जो कि डिवाइड हो चुके हैं। इनिशियल स्टेज है, न्यूक्लियस की डिवीजन हो चुकी है, अभी इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो रही है, सेल बाहर से डिवाइड होता हुआ अंदर की तरफ ग्रो करेगा और एक वक्त आएगा कि ये 2 सेल में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह सूडोपोडिया की मूवमेंट में हेल्प करेंगे, सूडोपोडिया जो है वो मूव करेंगे तो उनके अंदर भी ये माइक्रोफिलामेंट हेल्प करेंगे इनकी मूवमेंट में।
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में हेल्प करेंगे, यानी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मूवमेंट करवाएंगे। और इसका सेकंड नेम जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम साइक्लोसिस भी कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट। सेल की शेप जो है वो चेंज होती रहती है, जैसे कि ये WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और इनका फंक्शन क्या है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो ये उसको इनगल्फ कर लेंगे, उसकी ब्रेक डाउन करवा देंगे, उसको उसके अटैक से बचा देंगे। तो यहाँ पे ये वाइट ब्लड सेल है और ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल है। जैसे जैसे ये इसके पीछे जाता जा रहा है वैसे वैसे सेल की जो है वो शेप चेंज होती जा रही है, तो सेल की शेप को चेंज करने में हेल्प करेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोटीन मौजूद है इनके पास एक्टिन और मायोसिन की, तो ये एक्टिन और मायोसिन जो है वो हेल्प करेंगी मसल कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड टाइप है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो लॉन्ग है, स्ट्रेट है, ऑलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कंपोज हुई है प्रोटीन से, जिनको ट्यूब्यूलिन कहते हैं। ये जो है वो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि न्यूमेरस सब यूनिट से मिलकर बनी है ट्यूब्यूलिन से, और अरेंज हुई है 13 कॉलम्स में, और ये मिलकर बना रही है प्रोटोप्लाज्म। इससे पहले जो आपने पढ़ी थी माइक्रोफ्लेमिंग, इसके अंदर जो है वो एक्टिन मायोसिन की प्रोटीन मौजूद थी, और यहाँ पर जो प्रोटीन मौजूद है वो ट्यूब्यूलिन है। अब ये जो ट्यूब्यूलिन है वो अरेंज हुई है 13 कॉलम्स में, यानी इस तरह जो है वो पूरे चेन बन जाएगी ये सर्कुलर मैनर में, और ये जो कॉलम्स होंगे ये 13 होंगे, और हर 13 कॉलम्स में ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन लगी होगी। एक जो इंडिविजुअल कॉलम है जिसके अंदर ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की चेन लगी हुई है, इंडिविजुअल चेन या एक इंडिविजुअल कॉलम जो है ये कहलाएगा इसका प्रोटोफ्लैम। लॉन्ग है, स्ट्रेट है, होलो है, पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है, इनसाइड कुछ भी नहीं है, आउटर साइड पे इसकी प्रोटीन जो है वो प्रोटोफ्लैमिन बना रही है 13 कॉलम्स। फंक्शन क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, तो ये रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट में क्रोमोसोम्स की सेल डिवीजन के दौरान, इसी तरह मूवमेंट करवाएंगे ऑर्गेनेल्स की साइटोप्लाज्म के अंदर, और मूवमेंट करेंगे सीलिया और फ्लैजेला की। ये जो है वो एनाफेज दिखाया गया है माइटोसिस का, तो यहाँ पर जो है वो राउंडेड सी बॉडी नज़र आ रही होगी आपको, ये बॉडी दोनों साइड पे, ये बॉडी कहलाती है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल मौजूद है, और सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन का काम करेगी, और ये जो स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस होंगी ये बेसिकली माइक्रोफिलामेंट के थ्रू ही प्रोड्यूस होगी। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट जो स्पिंडल फाइबर्स है ये क्या करेंगे, इन क्रोमोसोम्स को अटैच कर रहे होते हैं, सेंट्रोमियर के अंदर एक प्रोटीन होती है काइनेटोकोर, उसके ज़रिए, और जब दो सेल में डिवीजन का प्रोसेस होता है तो ये इनको अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं कॉन्ट्रैक्शन करवा के, यानी अपने साइज को छोटा करवा। इसी तरह ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर जो है वो ये सीलिया की मूवमेंट में भी हेल्प करेंगे। यूग्लिना है, यूग्लिना के अंदर जो है वो फ्लैजिला के मूवमेंट में हेल्प करेंगे। थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट की, साइटोस्केलेटन की थर्ड टाइप है, और ये जो है वो इंटरमीडिएट साइज के हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के हिसाब से। 5 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन से मिलकर बने, और ये रोड लाइक पॉलीमर बना देते हैं फाइब्रस प्रोटीन का। जैसे हमने 2 टाइप्स के स्केलेटन पढ़े थे, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये ना तो असेंबल होंगे और ना ही डिसेंबल होंगे। आपने इससे पहले जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट को पढ़ा, वहाँ पर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे थे। तो स्पिंडल फाइबर जो है वो प्रोड्यूस भी होते हैं जब माइटोसिस के इनिशियल फेजेस होते हैं, प्रोफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर, एनाफेज के अंदर, मगर जब टीलोफेज आता है तो वो स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं। तो यानी एक बार असेंबल भी हो सकते हैं वो, डिसेंबल भी हो सकते हैं। मगर इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये ना तो असेंबल होने के बाद जो है वो डिसेंबल नहीं होंगे, यानी एक बार जो प्रोड्यूस होता है तो दोबारा से ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे।
फंक्शंस क्या है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, ये इम्पॉर्टेंट है, मेंटेन करेंगे शेप को सेल की, अटैचमेंट में हेल्प करेंगे मसल सेल्स के, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे नर्व सेल, सेल की शेप को स्पेसिफिक मेंटेन करवा देंगे। और जो नेटवर्क बना हुआ था इंटरमीडिएट फिलामेंट का, फाइब्रस प्रोटीन जो है उसके अंदर बिछी हुई थी, तो ये सेल की शेप को मेंटेन कर रहा था। इससे पहले माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े थे, वो जो है वो सेल की शेप को चेंज कर रहे थे, मगर ये चूंकि सिंपल और डिसिम्पल नहीं हो सकते, तो ये शेप को प्रॉपर मेंटेन रखते। यहाँ तक हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हो गए। अब हम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑर्गेनेल है इसके अंदर राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो स्मॉल बॉडीज हैं जो अटैच हुई हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और ये जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में आपने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। यूकैरियोटिक सेल में इस तरह ट्यूब लाइक नेटवर्क मौजूद है, और ये जो ट्यूब लाइक नेटवर्क है इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो राइबोसोम्स हैं इसके ऊपर अटैच हुए होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होता, तो ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। कंपोज हुए हैं आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जिससे मिलके बने, और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। इनको जो है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में। राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होते हैं और अटैच हुए होते हैं, मगर राइबोसोम की फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर पढ़ाया था आपको, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है वो हेल्प करता है राइबोसोम की फॉर्मेशन। अब जब ये न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम बनाएगा, तो ये मूव करते हुए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएंगे, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट करवा देंगे। राइबोसोम जो है वो कंसिस्ट हुआ हुआ है दो पार्ट्स पर, एक लार्ज बॉल लाइक पार्ट है और एक स्मॉल पार्ट है जो कि कैप की तरह प्रेजेंट है इसके फ्लैट एंड पर लार्ज पार्ट के। ये जो है ये इसका बॉल लाइक पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये इसका स्मॉल पार्ट है। अब ये जो लार्ज पार्ट है इसके फ्लैट एंड पर जो है वो दोनों कनेक्ट हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं। राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसके लार्ज पार्ट के जरिए, यानी ये जो इसका लार्ज पार्ट है इसके जरिए जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये इसका लार्ज पार्ट होगा, और फिर ये इसका स्मॉल पार्ट इस तरह होगा। तो ये इस तरह अपने लार्ज पार्ट के जरिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, और ये जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस चूँकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम की फॉर्मेशन करवाना। जब राइबोसोम की फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये न्यूक्लियस से ट्रांसफर हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये साइटोप्लाज्म में एंडो न्यूक्लियस की भी डबल मेम्ब्रेन है, आउटर जो मेम्ब्रेन है वो कनेक्ट हुई होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो जब ये न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये ट्यूब लाइक कनेक्शन के जरिए जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, और जाकर अटैच हो जाएंगे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वो प्रोसेस है कि जिसके जरिए प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, और राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। डीएनए प्रोड्यूस होगा न्यूक्लियस के अंदर, एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन करवा देंगे इस डीएनए की, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आरएनए, यानी एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो डीएनए से आरएनए बनता है ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस में होता है। अब ये जो आरएनए है ये जाकर अटैच हो जाता है, जब न्यूक्लियस से ये ट्रांसफर होगा साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए,
तो ये जो आरएनए है जिसको मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, ये जाकर अटैच हो जाएगा राइबोसोम पर। राइबोसोम के ऊपर जाके ये अटैच हो गया। ये आरएनए नजर आ रहा है आपको, एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। ये इसकी दोनों यूनिट्स के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और टीआरएनए आता है, वो कोई कॉर्डोन लाता है, एंटीकॉर्डोन लाता है, एक अमाइनो एसिड लेकर आता है और ये अमाइनो एसिड जो है वो एक साइड कंबाइन होते जाते हैं। कंबाइन होने के बाद ये पूरी चेन बना लेते हैं जिसको प्रोटीन की चेन कहते हैं या अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। पहले दोनों राइबोसोम जो है वह सैंपल होंगे, दोनों इसकी जो पार्ट्स हैं वो सब यूनिट जो है वो कंबाइन होंगी। न्यूक्लियस से जो है वो एमआरएनए आएगा जो कि साइटोप्लाज्म में मूव करेगा। साइटोप्लाज्म में मूव करने के बाद ये जो इसका राइबोसोम है इसकी यूनिट के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। जब ये इसके ऊपर अटैच हो जाएगा तो एक तरह का और आरएनए होता है जिसको हम टीआरएनए कहते हैं। टीआरएनए का फंक्शन क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड लेकर आता है अपने साथ। अब ये जो अमाइनो एसिड लेकर आएगा, एक टीआरएनए आया वो एक अमाइनो एसिड लेकर आया, फिर थोड़ा सा मूव करेगा ये इसका मैसेंजर आरएनए, फिर दूसरा टीआरएनए आएगा, फिर वो दूसरा अमाइनो एसिड लाएगा, फिर टीआरएनए इस तरह आते जाएंगे, अमाइनो एसिड लाते जाएंगे और इन अमाइनो एसिड के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग बनती जाएगी। इस तरह बॉन्डिंग बनने के बाद ये पूरी चेन बना लेंगे और ये पूरी चेन जो है वो प्रोटीन की चेन कहलाएगी और इसको हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। तो इस तरह राइबोसोम जो है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और जब ये प्रोटीन बन जाती है तो ये जो राइबोसोम जो है वो डिसोशिएट हो जाते हैं। ये पूरी जो चेन है ये आखिर में जाकर ट्रांसफ़र की जाती है गोल्जी बॉडीज़ में, गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी अपैरेटस में। और इनका काम क्या है कि ये स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड कर देते हैं और डिफरेंट एंजाइम्स में या जिस टाइप की प्रोटीन बनानी होगी जिस स्ट्रक्चर की उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और उस ऑर्गेनिल तक पहुंचा देते हैं जहां उसका फंक्शन परफॉर्म करना होगा। अब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल के अंदर या प्रिमिटिव प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है, जबकि हायर प्लांट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटोप्लास्ट में आप पढ़ेंगे कि कुछ फंजाई लाइक प्रोटोप्लास्ट हैं, उनके अंदर जो है वो सेंट्रियोल मौजूद है और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवा रहा है, जबकि हायर प्लांट्स जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोटाइडोफाइट्स इनके अंदर जो है वो सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम है और जो कि कंप्राइज हुआ है दो स्मॉल बॉडीज में और ये कहलाती हैं सेंट्रियोल। ये ग्राउंडेड सी बॉडी है जिसको सेंट्रोसोम कह रहे हैं और इस सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल मौजूद हैं और ये एक इस डायरेक्शन में मौजूद होगा तो दूसरा इसकी इस डायरेक्शन में मौजूद होगा, अपोजिट डायरेक्शन। हर सेंट्रियोल जो है वो स्लेंडर लाइक है और कंप्राइज हुआ है 9 स्मॉल होलो ट्यूब लाइक ट्रिपलेट्स में। ये पूरा सेंट्रियोल है और यहाँ पर जो है ये 9 स्मॉल होलो ट्यूब लाइक ट्रिपलेट्स बना लेता है। एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह करके ये 9 स्मॉल होलो ट्यूब लाइक ट्रिपलेट कहलाते हैं। अब ये ट्रिपलेट क्या है कि ये जो 3 ट्यूब्यूल्स माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है वो अरेंज होती हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में, तो 3 की फॉर्म में, तो ये पूरा का पूरा जो है वो ट्रिपलेट कहलाता है। तो इस तरह करके इनके पास 9 होलो ट्यूब लाइक ट्रिपलेट्स मौजूद होते हैं और हर एक के दरमियान जो है वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं जो कि ट्रिपलेट बना लेते हैं। सेंट्रियोल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवाता है। अब ये 2 तरह के सेंट्रोसोम मौजूद हैं। मेटाफेज दिखाया गया है माइटोसिस का। अब इनके अंदर सेंट्रियोल मौजूद है, पूरे सेंट्रोसोम है ये राउंडेड सी बॉडी और ये तमाम साइड से स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवा रहा है। 3 डिफरेंट टाइप के स्पिंडल बनते हैं, फाइबर बनते हैं। एक तो वो
स्पिंडल फाइबर होते हैं जो एक पोल से अराइज होकर दूसरे पोल तक जाते हैं। एक वो फाइबर हैं जो इसके बैक साइड पर आते हैं, ये जो स्मॉल स्मॉल से आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से, और एक फाइबर जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये कंटिन्यूस है, तो यहाँ से यहाँ तक है। ये डिसकंटिन्यूस फाइबर होते हैं और ये एस्ट्रल फाइबर होते हैं। तो ये तमाम साइड से जो है वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट करवाता है। फंक्शन क्या है कि जब सेल डिवीजन होगी तो सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट साइड पे मूव करते हैं और ये फॉर्मेशन करवाएंगे स्पिंडल फाइबर की। पहले एक सेल होगा, सेंट्रोसोम होगा जिसमें ये दो सेंट्रियोल मौजूद होंगे। जैसे ही डिवीजन का टाइम होगा तो ये सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। इंटरफेस होता है उसके अंदर, ये डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट होने के बाद जो है ये सेंट्रोसोम जो है, जब डिवीजन का प्रोसेस होता है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, तो ये एक सेंट्रोसोम तो उतनी पोजीशन पर रहेगा और दूसरा सेंट्रोसोम मूव करके दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं ताकि 3 डिफरेंट टाइप के स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवा सके, ताकि ये क्रोमोसोम्स को जो है वो ईजिली अटैच कर सकें। अब जो ऑर्गेनेल हम डिस्कस करेंगे, लास्ट ऑर्गेनेल है वो है वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो एक स्पेशल कैविटी है, कैविटी लाइक बॉडी है, और इसके अंदर जो है वो लिक्विड प्रेजेंट होता है और ये बॉडी कहलाती है वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर जो है वो स्मॉल वैक्यूल है जो कि यूनाइट होने के बाद एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल बना लेते हैं। बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स होंगे, यूनाइट होने के बाद एक बड़ा सा सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बना लेते हैं। वैक्यूल जो है वो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है और वैक्यूल स्टोर करता है वाटर और मिनरल्स को, और इस फ्लूइड को कहते हैं सेंसर। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इन दोनों को मिला लेते हैं हम, तो ये पूरा का पूरा कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो वैक्यूल है इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल मौजूद होते हैं, और ये वाटर और मिनरल जो है ये इसका सेल कहलाता है। नॉन प्रोटोप्लाज्मिक या ना तो न्यूक्लियस मौजूद होगा, ना ही इसका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कुछ भी मौजूद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल मौजूद होंगे। बहुत सारे वैक्यूल जो है वो थिन मेम्ब्रेन से सराउंड होता है और इस मेम्ब्रेन को जो है वो टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये पूरा एक लार्ज वैक्यूल है और एक मेम्ब्रेन इसके अराउंड मौजूद है, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो है वैक्यूल एक्ट करता है लाइसोसोम के तरह, और इसके अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डेथ में और लिसिस में हेल्प करेंगे। जैसे लाइसोसोम जो है उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती थी तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो अपने ही ऑर्गेनेल्स की ब्रेक डाउन करवाना शुरू कर देते थे। इसी तरह जो है वो प्लांट सेल के अंदर चूँकि लाइसोसोम्स होता नहीं है तो ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक्ट करता है, और ये जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को ये भी कंटेन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को, और ये जो है वो डेथ कॉज करता है और लिसिस का प्रोसेस स्टार्ट करवा देता है, ब्रेक डाउन स्टार्ट। इसी तरह प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और हेल्प करता है रिजिडिटी को मेंटेन करने के लिए लीव्स की। अब ये वैक्यूल है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो यहाँ पर जो है वो फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा, यानी ये क्लोरोप्लास्ट से फूड मटेरियल प्रिपेयर करेगा। तो जब सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, तो बाहर से जो है वो वाटर आएगा, वाटर आने के बाद जो है वो इस वैक्यूल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जब ये स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो इस वैक्यूल की जो वॉल है टोनोप्लास्ट उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, उस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। अब ये जो टर्गर प्रेशर जो है वो मेंटेन करने में हेल्प कर देता है इनकी रिजिडिटी को। आपने देखा है कि लीव्स हमेशा आपको इस फॉर्म में इरेक्ट नज़र आते हैं, तो इसीलिए नज़र आते हैं कि इनके वैक्यूल के अंदर बहुत सारा पानी जो है वो स्टोर हुआ होता है जो टर्गर प्रेशर को डेवलप करता है और ये इरेक्ट नज़र आते हैं। इसके बरक्स अगर हम ये वाला वैक्यूल देखें जिसके अंदर वाटर स्टोर नहीं हुआ हुआ, उसका टर्गर प्रेशर जो है वो लूज हुआ हुआ है और वाटर मौजूद नहीं है, तो ये टर्जिडिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा और लीव्स में बिल्डिंग का प्रोसेस हुआ है वो मुरझा गया।
वैक्यूम जो है वो एनिमल सेल के अंदर स्मॉल है और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, स्टोर कर रहा है वाटर और मिनरल्स को। और जब ये स्टोर करता है तो फूड वैक्यूल कहला रहा है और इसके साथ जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। अमीबा में आपने पढ़ा था कि अमीबा के अंदर जो है ये अमीबा का सेल है, अगर कोई फूड पार्टिकल आ जाता है तो सुडोपोडियम मूव करेगा, मूव करने के बाद इवेंचुअली फ्यूज होने के बाद एक वैक्यूल बना लेगा और ये फूड पार्टिकल एंटर हो जाएगा। तो इस तरह ये फूड वैक्यूल के तौर पर एक्ट करेंगे। फिर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। एनिमल सेल के अंदर भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद हैं जो कि राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीएज और ग्लाइकोसाइडेज। राइबोन्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन करवाएंगे, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाएंगे और कार्बोहाइड्रेट की। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है कि सेल बॉडी के अंदर जितने भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ये इनको रिमूवल का फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह हमारा चैप्टर यहाँ पर ऐड हो गया है। अब एग्जाम क्वेश्चंस हैं कि कुछ रीजंस आ जाते हैं कि इनको लाइसोसाइडल सैक क्यों कहते हैं, डिफरेंस आपको जो पढ़ाया गया है वर्चुअल क्लासेस में आपने वो डिस्कस करना है, इनके डिफरेंसेस को। टू टेक्निक्स इनके नाम आ जाएंगे, सेल फ्रैक्शनेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। फंक्शंस लिखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, कंपोनेंट्स लिखने न्यूक्लियस के कितने थे। स्टोरेज डिजीज और कॉजेस, लाइसोसोम की ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम की ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन स्टोर होता है और ये डिजीज कॉज करती है। सेल थ्योरी डिटेल क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, टेबल डायग्राम बनानी है, क्लोरोप्लास्ट में शॉर्ट नोट लिखना है। तमाम क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर से आते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्क्राइब करना है, इसके अंदर आपने इसका हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड्स को डिस्क्राइब करना है, दोनों एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन को डिस्कस करना है और फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताने के बाद आपने इसकी परमिएबिलिटी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करना है। इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।